हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। और अपन ने अब तक के सेशंस में दो टाइप के टिश्यूज पढ़ लिए हैं। टोटल 4 होते हैं। हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मसल टिश्यूज के बारे में। मसल टिश्यूज की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मसल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, और एक छोटा सा आइडिया मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का भी आपको देने वाला हूं। देखिए, अपनी एग्जाम के अनुसार यदि हम जाएं तो हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की बातें। तो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक कवर करना है, और यकीन मानिए आपके सारे क्वेश्चन भी उसी स्टैंडर्ड से आराम से हो रहे हैं। तो अपन बेसिक चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे। टिपिकल चीजें हम बाद में जब एनिमल फिजियोलॉजी आएगी तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना रिक्वायर्ड है उसमें बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसल टिश्यूज के बारे में। मसल टिश्यू, पेशी उत्तक क्या होता है? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे और टिश्यूज होते हैं वैसे ही ये भी एक टाइप का टिश्यू होता है। अब इस टिश्यू में और बाकी टिश्यू के अंदर क्या डिफरेंस है? तो वो इसकी ओरिजिन का डिफरेंस है, या इसके फंक्शन का डिफरेंस है, लोकेशंस का डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस है। मसल टिश्यू का ओरिजिन होता है मीजोडर्मिस से। इसका ओरिजिन या उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। दूसरी बात, मसल के यदि हम फंक्शंस के ऊपर जाएं एक बार, तो आप पहले यह सोचिए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां मसल्स नहीं है। मसल्स तो हर जगह पे प्रेजेंट है। तो हर जगह के अलग अलग फंक्शन के हिसाब से बात कर लीजिए। यदि मैं पैरों की बात करूं तो पैरों की मसल्स हमें मूवमेंट में हेल्प करती है, इसलिए मसल्स का एक फंक्शन हो गया मूवमेंट। ठीक। यदि मैं हाथों की मसल्स की बात करूं, नेक की मसल्स की बात करूं, जॉ है, यहां पर जो मसल्स है इनकी बात करूं, तो ये बॉडी पार्ट के मूवमेंट की बात करते हैं। पैरों से तो हमारा पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, पर हाथ थोड़ी ना दूसरी जगह जा रहे हैं। हाथ तो ऐसे हिलते हैं एक जगह, मतलब अपनी फिक्स पोजीशन पे रह के। तो बॉडी पार्ट की मूवमेंट भी मसल ही कराती है। तो बॉडी पार्ट मूवमेंट, ये भी किसका काम हो गया? मसल्स का। अब यदि हमारी बॉडी से सारी मसल्स को हटा दे तो अंदर बचेगा एक हड्डियों का बना हुआ कंकाल, और वो कंकाल उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मसल्स के होने से उसको भी सपोर्ट मिलता है। तो मसल का एक फंक्शन है सपोर्ट। मसल्स है वो सपोर्ट करने का काम भी करती हैं। फिर एक और चीज देखिए, जब कोई डिलीवरी होती है, नया बच्चा पैदा होता है, तो उसमें भी मसल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना? तो डिलीवरी के टाइम पर ये भी मसल्स है, उनका रोल इंपॉर्टेंट है यहां पे। देन अगर अपन और बात करें तो हमारे कान की जो मसल्स हैं वो हमें सुनने में मदद करती है, इसलिए हियरिंग के अंदर भी मसल्स का काम है। हमारा हार्ट है वो पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ है, तो हार्ट बीट है वो भी मसल्स का ही एक तरीके का फंक्शन हो गया। और ऐसे यदि आप देखे जाओगे तो हर तरीके से मसल्स हमारी बॉडी के अंदर है, और वो अपने रोल्स प्ले कर रही हैं, या वो जो है अपना सारा फंक्शन कंट्रोल कर रही है। जितने भी टाइप की मूवमेंट होती है, फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट
मसल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, सारे टाइप की मूवमेंट्स हैं उनमें मसल्स काम आती है। ये चीज क्लियर हुई। अब थोड़ी और छोटी मोटी जनरल बातें कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे यदि हम हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो टोटल मसल्स कितनी है? टोटल मसल्स, और मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन के अकॉर्डिंग, है ना, ह्यूमन। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 639 मसल्स होती है। अब 639 मसल्स में से 634 मसल्स है वो तो प्रेजेंट होती है इन पेयर्स, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि आप इसका आधा कर लो, 317 पेयर्स होते हैं। तो पेयर्स का मतलब, जैसे मान लीजिए ह्यूमरस है, हमारे दोनों हाथों के अंदर बात करें तो यहां वाली मसल्स बाइसेप्स की और यहां वाली मसल्स है वो सेम सेम टाइप की है, तो ये एक पेयर हो गया इस तरीके से। तो बॉडी के अंदर 317 पेयर्स होते हैं जिनमें मसल्स होती हैं, और 5 मसल्स ऐसी होती हैं जो कि सिंगल होती हैं, उनकी कोई डुप्लीकेट नहीं होती। 5 मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं सिंगल फॉर्म के अंदर। ये एक छोटी सी जानकारी है, अपने काम आएगी, ऐसे ही याद करने के हिसाब से बता रहा हूं आपको मैं। फिर उसके बाद में बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मसल्स कहां पाई जाती है? तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मसल्स पाई जाती है पीठ के अंदर। हमारी बॉडी में मैक्सिमम मसल्स की बात करें, मैक्सिमम मसल्स, तो मैक्सिमम मसल्स पाई जाती है इन बैक, इन द बैक, हमारी पीठ के अंदर पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 108। तो 639 में से 108 मसल्स हमारी बॉडी के अंदर बैक में पाई जाती है। ये हो गया। अब छोटी मोटी और जानकारियों के साथ में स्टार्ट करेंगे अपन अपना टॉपिक। जैसे 3 चीजें हैं, हमें यह पूछा जा सकता है कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल कौन सी है? हमको यह पूछ सकते हैं कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल। तो आप ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है। एक तो कोई चीज लंबी होती है, एक कोई चीज बड़ी होती है, तो लार्जेस्ट मसल पूछ सकते हैं। एक हमें यह पूछा जा सकता है कि बॉडी की सबसे छोटी मसल कौन सी है, और अब छोटी जो है वही स्मॉलेस्ट भी है, तो ये दोनों तो एक ही बात है। जो मसल सबसे छोटी है वही सबसे स्मॉल भी है, और वो शॉर्ट भी है, सबसे लंबाई के अनुसार भी और वैसे भी। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि बात की जाएगी सबसे लंबी मसल की, लॉन्गेस्ट मसल की, तो लॉन्गेस्ट मसल की कैटेगरी में आएगी हमारी सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल्स। सार्टोरियस मसल्स कहां पाई जाती है? जैसे मान लो कि ये कोई इंसान है और इस इंसान के ये पैर है, ठीक है, ये इंसान के पैर है। अगर यदि हम हमारे पैरों के अंदर बात करें तो हमारी कमर से लेके घुटनों तक ये जो मसल है
ये सबसे लंबी मसल है, इसे कहते हैं सार्टोरियस मसल। कमर से लेके घुटनों तक जा रही है, ये सार्टोरियस मसल होती है। इस मसल को कभी कभी टेलर्स मसल कहते हैं, टेलर्स मसल। ठीक है, पेल्विस से लेकर के नी तक जाती है ये। अब इस मसल का काम क्या है, तो आप देखो ये मसल कहां प्रेजेंट है, थाइज के अंदर प्रेजेंट है हमारे, और थाइज के अंदर प्रेजेंट है तो ये थाइज को सपोर्ट करती है, मूवमेंट के अंदर भी काम करती है, रनिंग में भी काम करती है। तो ये हुआ हमारे पास में एक सिंपल सा लॉन्गेस्ट मसल का। अब बात करते हैं लार्जेस्ट मसल की। लार्जेस्ट मसल के नाम पे जो मसल है, इट इज नोन एज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है उसे हम बटक मसल भी कहते हैं, हमारे हिप्स में पाई जाती है। बटक मसल ये प्रेजेंट होती है हिप्स के अंदर, प्रेजेंट इन हिप्स, कुल्हे के अंदर प्रेजेंट होती है। रनिंग में, क्लाइंबिंग में, इन सब में ये काम आती है। फिर शॉर्टेस्ट मसल की बात करें, शॉर्टेस्ट मसल का नाम है स्टेपिडियस मसल। स्टेपिडियस मसल, स्टेपिडियस मसल कहां प्रेजेंट होती है, हमारे कान के अंदर। हमारे कान में एक सबसे छोटी सी हड्डी है स्टेपीज, उस हड्डी को सपोर्ट करने के लिए ये छोटी सी मसल होती है। स्टेपिडियस मसल जो है वो प्रेजेंट होती है कान के अंदर। और कान में भी यदि एग्जैक्टली बात करें तो जो मिडल ईयर है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, और बाई लेंथ और बाई मास यही सबसे छोटी मसल है। तो ये अपने पास में छोटी सी जानकारी है। अब वापस आ जाते हैं अपन अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं मसल टिश्यू के बारे में। देखो, दो टर्म्स हैं, एक तो है मसल और एक टर्म है मसल फाइबर। दोनों में क्या डिफरेंस है? मसल फाइबर का मतलब होता है एक सेल, यानी जो मसल फाइबर है वो एक सेल को बोलते हैं। और आपको पता है कि हर एक टिश्यू है वो सेल्स का बना होता है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, तो मसल टिश्यू मसल सेल्स का बना होगा। मसल फाइबर का ही मतलब होता है मसल सेल्स। तो अब आप बताओ मसल का मतलब क्या हो गया? मसल जो है वो है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि टिश्यू। बात यह है कि इस टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स है या जो सेल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है। तो मसल क्या है? मसल है ग्रुप ऑफ मसल सेल्स, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स का ग्रुप होता है। इस ग्रुप की खास बात क्या होती है पता है? खास बात यह है कि जो फाइबर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। ये एक खास बात है इसकी। एक और खास बात है, जो ये मसल फाइबर्स होते हैं ना, इन मसल फाइबर के चारों तरफ एक पैकिंग होती है, और ये पैकिंग
एक कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल सेल के अंदर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल के मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ये तो टिश्यू है, टिश्यू की कवरिंग है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये। और ये लेयर क्या कर रही है? बंडल ऑफ फाइबर्स को पैक कर रही है। इन्हें बंडल ऑफ फाइबर्स है हम कह सकते हैं। देन उसके बाद में और अपन बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मसल से वो क्या क्या काम करती है, वो मैंने बताया आपको अभी। अब अपन एक बार टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। देखो टाइप्स, यदि हम मसल्स के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के मसल्स होते हैं। पहले मसल्स, इन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। दूसरे मसल्स, इनको कहते हैं स्मूथ मसल्स। और तीसरे मसल्स, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब आप इनमें तीनों में एक छोटा सा अंतर देखो। स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? ऐसे मसल्स जो जुड़े होते हैं किसके साथ में? हड्डियों के साथ में। दे आर अटैच्ड टू बोन्स, ये बोन्स के साथ जुड़े हैं। बोन्स के साथ जुड़ी हुई मसल है, उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। स्मूथ मसल कहां पे है? स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी के स्मूथ पार्ट्स में पाई जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, जैसे हमारा गाल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, इस तरीके की जगहों पर पाई जाती है। कार्डियक मसल्स का मतलब हार्ट मसल्स, ये केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है, स्पेशल टाइप की मसल होती है। एक और चीज बताता हूं, देखो जो स्केलेटल मसल्स होती है, इन स्केलेटल मसल्स में से मैक्सिमम मसल्स को आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो। हाथ को ऊपर नीचे करना है, पैरों को मूव करना है, हम अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी या ऐच्छिक पेशियां मसल्स। आप अपनी इंटेस्टाइन को अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, आप अपनी ब्लड वेसल्स को अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, ये कहलाती हैं इनवॉल्यूंटरी, अनैच्छिक। मसल्स, आप अपने हार्ट को भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते मूव, इसलिए ये हार्ट मसल्स हैं। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज इनवॉल्यूंटरी मसल। अनैच्छिक पेशी होती है। चलो ये तो आपको एक बार ऐसे ही बता दिया मैंने इंट्रोडक्शन के हिसाब से। अब अपन आते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर, प्रॉपर तरीके से समझेंगे इसको क्या है, कैसे है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल प्रेजेंट है बोन्स के साथ में। ये वो सारी की सारी मसल्स होती हैं जो बोन्स के साथ जुड़ी है, बोन्स के साथ टेंडन से जुड़ी। टेंडन्स होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, और लिगामेंट्स होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। अभी अपन स्केलेटल मसल की बात करते हैं। तो जो बोन्स के साथ में जुड़ती है
और टेंडन उन्हें जोड़ता है, वो मसल्स कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। अब जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे ये पाई जाती है बाइसेप्स के अंदर, बाइसेप्स, जैसे कि ये मसल्स है वो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। स्ट्राइटेड को हम स्ट्राइप्ड बोलते हैं। रेखित पेशियां होती हैं, धारीदार रेखित पेशियां, धारीदार रेखित पेशियां होती हैं। ये कैसे होती है वो आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये सारी की सारी जो मसल्स हैं, इनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से ढकी होती है। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उससे ये ढकी हुई रहती है यहां पे, ठीक है। अब यदि मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूं तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। आप समझने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप समझने की कोशिश करना। देखो, मान लो कि ये हमारे पास में कोई बोन है, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास में कोई हड्डी है, बोन है, और इस बोन के ऊपर, इस बोन के ऊपर ये मसल है वो चिपकी हुई है। ये बंडल ऑफ मसल फाइबर्स है, मतलब मसल सेल्स का बंडल है, ऐसे ये चिपका हुआ है, ये मसल है, मसल। और इसको चिपकाने का काम कौन कर रहा है? तो इसको चिपकाने का काम कर रहा है टेंडन। ये टेंडन्स है, ये है टेंडन। अभी आपको इतनी चीज समझ में आई, कोई हड्डी है, जैसे ये हाथ की हड्डी है, और इस हाथ की हड्डी के ऊपर बहुत सारी मसल चिपकी हुई है, और वो मसल किसने चिपकाई है? टेंडन ने चिपकाई है। हमें तो मसल से मतलब है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इस मसल को उठा लेता हूं कि भाई तुम बाहर आ जाओ। अभी एक बार अपने को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मसल के ऊपर ध्यान देना है, बाकी चीजों को भूल जाओ। मसल बाहर निकाल ली। अब मैं इस मसल को कट करता हूं, ठीक। इसको अपन क्या करते हैं? टीएस, ट्रांसफर सेक्शन, समझते हो ना आप? तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके कट कर लिया, काट लिया। ये है इसका ट्रांसफर सेक्शन, मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर लिया। जब मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है वो समझना। मुझे दिखाई देता है कि यहां पे तो बहुत सारे अंदर मसल्स के बंडल भरे पड़े हैं। जैसे ये एक बंडल है और इसके अंदर भी छोटा छोटा कुछ तो है। ये दूसरा बंडल है, इसके अंदर भी छोटा छोटा कुछ है। ये तीसरा बंडल है, इसके अंदर भी छोटा छोटा कुछ है। ये ऐसे ही चौथा बंडल है, इसके अंदर भी कुछ कुछ तो है अंदर, ऐसे करके। तो मुझे लगा कि इनको देखना चाहिए कि आखिर ये क्या है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक को इसमें से एनलार्ज करके देखा। जब मैं इसको एनलार्ज करके देखता हूं किसी एक को, तो मुझे समझ में आता है कि ये एक जो है ये खुद भी अंदर अपने बहुत सारे इस प्रकार से मसल सेल्स को भरे हुए हैं। मैं सब समझा दूंगा, देखो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंशन मत लेना। ये मसल सेल्स है, और इन मसल सेल्स को भी ध्यान से देखा
तो इनके अंदर मुझे कुछ और चीज भी दिखाई दी, ये एक और लेयर दिखाई देती है। अभी देखो एकदम आराम से शांति से सुनना मेरी बात को, तो आपको समझ में आएगा। इसमें से जब मैं किसी एक को जूम करके और आगे तक देखता हूं तो मुझे दिखाई देते हैं बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स। ये हो गया हमारे पास में एक बार मसल्स का काम कंप्लीट। मैं इसको शॉर्ट में वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार के लिए आप ये समझे। अब वापस आए अपने वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। इस स्ट्रक्चर का नाम है मायोफाइब्रिल। अब डेफिनेटली आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या है। तो अभी आप ये समझो कि मायोफाइब्रिल एक रोड जैसा, रोड समझते हो, छड़, रोड जैसा प्रोटीन का बना, रोड के जैसा प्रोटीन का बना कोशिकांग है, एक सेल ऑर्गेनिल है, एक सेल ऑर्गेनिल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कोई पेरोक्सिसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वैसे मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल एक कोशिकांग या एक सेल ऑर्गेनिल का नाम है। अभी आप इससे समझो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वैसे ही ये होता है। ठीक है, ये इतना। अब इस कोशिकांग या इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ, मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसमें। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो 2 मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में भी 2 मेम्ब्रेन होती है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये अपना सिंपल सा बस खाली तार से होते हैं। ये मैं समझाऊंगा। इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करके रखती है, बट इनकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो आप समझो कि दिमाग में इमेजिन करो कि लोहे के तार हैं आपके पास में, लंबे लंबे बहुत सारे हैं, उनमें से एक तार को मैंने खींच के दिखाया आपको। अब ये जो मायोफाइब्रिल है, प्रोटीन का बना हुआ तार, ये एक कोशिकांग भी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ये प्रोटीन का बना हुआ है तो बताओ भाई यहां कौन कौन से प्रोटीन्स है? तो आपको बिल्कुल बताएंगे। यहां पे एक होता है एक्टिन प्रोटीन, यहां पे एक होता है मायोसिन प्रोटीन, यहां पे एक होता है टाइटिन प्रोटीन, यहां पे एक होता है मियोमाइसिन प्रोटीन, मियोमाइसिन प्रोटीन, यहां पे एक होता है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, यहां पे एक होता है कैप जेड प्रोटीन। तो इतने सारे प्रोटीन्स का बना हुआ होता है ये मायोफाइब्रिल। चीज समझ में आई आपको? बहुत सारे लंबे लंबे फाइब्रिल 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 है। अब ऐसे समझो ये पेन है, यही है वो मायोफाइब्रिल, ऐसा लंबा। ऐसे बहुत सारे पेन ले लो, बहुत सारे पेन, उन पेन के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लपेट दो, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया घुसा दो, बहुत सारा न्यूक्लियस रख दो, और इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैक कर दो, तो ये बन जाएगी सेल। तो हमारे पास में अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर का नाम है मसल फाइबर। मसल फाइबर, मसल फाइबर एक टाइप की सेल है, वन सेल।
इसको ही तो मसल फाइबर बोलेंगे अपन। ये पेन तो मायोफाइब्रिल हो गए, ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल को लपेट लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बस वो बन गई मसल फाइबर, एक मसल। अब इस मसल फाइबर के दो फायदे या दो ऑप्शंस है अपने पास में। पहला ऑप्शन ये है कि ये मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी सार्कोलेमा को कहते हैं मायोलेमा। मायोलेमा, ठीक है। तो मायोलेमा या सार्कोलेमा क्या है? मायोलेमा या सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें कोई अलग चीज तो है नहीं अपने पास में। क्लियर? अब एक और चीज, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में देखो, ये जो व्हाइट कलर की मैंने बनाई है, ये व्हाइट कलर की तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो येलो कलर से बनाई हुई है, ये येलो कलर से, ये स्ट्रक्चर कहलाती है एंडोमाइसियम। क्या कहलाएगी? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या है तो मैं आपको लिखवा के दे देता हूं ताकि अपने को समझ में आए। एंडोमाइसियम एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो सार्कोलेमा को घेरती है, जो सार्कोलेमा को घेरती है, सार्कोलेमा को घेरती है। क्लियर हो गया ये चीज आपको? तो ये एक मसल सेल के बारे में है। अभी अपन मसल सेल को ही आराम से और पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक बार इतना सा समझो। अब ये पेन था मायोफाइब्रिल, इसके ऊपर आपने एक बढ़िया से, जैसे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूं, लेट सपोज कि ऐसे बहुत सारे पेन अपने पास में है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेन हैं, और उन बहुत सारे पेन को हमने क्या किया, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर दिया। तो ये बन गई हमारे पास में एक सेल। एक सेल, इसकी जो ये बाहर वाली कवरिंग है इसको बोलेंगे एंडोमाइसियम, इसके अंदर की कवरिंग को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की साइड में सेल ऑर्गेनिल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वगैरह वगैरह, मायोफाइब्रिल भी है। ये एक सेल है। अब आप एक काम करो, ऐसी बहुत सारी सेल्स लो, बहुत सारी सेल्स, तो क्या बनेगा? मसल सेल का बंडल। मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स का एक बंडल बन जाएगा। चूंकि वो बंडल तो कोई एक सेल नहीं है, इसलिए उनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं आएगी, पर ऐसे जो मेरे हाथ में अभी है, ऐसे बहुत सारे अपन लेंगे, उनके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रैप कर दो, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा फेसिया, बंडल ऑफ मसल फाइबर। आगे देखो, अभी आपके सामने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पीछे की साइड में, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर कहलाती है फेसिया या फेसिकल। फेसिकल। अब आप कहेंगे फेसिकल क्या है? ये फेसिकल बहुत सारे मसल सेल का बंडल है। ये है बंडल ऑफ मसल सेल्स। बंडल ऑफ मसल सेल्स है ये।
इस बंडल ऑफ मसल सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरीमाइशियम। जैसे एंडोमाइसियम है वैसे पेरीमाइसियम, पेरीमाइशियम है ये। पेरीमाइशियम क्या है? पेरीमाइशियम एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं यदि आपको यहां से बात करूं तो देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर मैनी मायोफाइब्रिल्स है, मैनी मायोफाइब्रिल्स। ये स्ट्रक्चर एक मसल सेल है, एक मसल सेल। फिर उसके पीछे आ जाओ। अगर मैं इस बंडल की बात करूं तो मुझे इस बंडल के अंदर 1 2 3 4, मुझे यहां पे 4 मसल सेल्स दिख रही है और 4 मसल सेल बराबर है यहां पे एक फेसिकल, एक फेसिकल। समझ में आई चीज? अब और पीछे आ जाओ। मुझे यहां पे 1 2 3 4 और ये 5 यहां दिखाई दे रहे हैं 5 फेसिकल्स। ये 5 फेसिकल्स दिख रहे हैं मुझे और जो पांचों फेसिकल्स है उनका एक बंडल बन गया। इस बंडल को ही कहते हैं मसल। इस बंडल का नाम है मसल। तो मसल क्या होता है? मसल फेसिकल्स का बंडल है। मसल जो है वो फेसिकल्स का बंडल होता है और फेसिकल मसल सेल का बंडल है। एक मसल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स है लेकिन सबसे ज्यादा मायोफाइब्रिल नाम के ऑर्गेनिल है। अच्छा, अब ये चीज देखो आप, यहां पे भी इन बंडल को एक मेम्ब्रेन ने घेर के रखा है। वो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो मसल फाइबर का जो बंडल है, इस बंडल को एक लेयर घेरती है। इस लेयर का नाम है एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। तो ये हुआ हमारे पास में पूरा का पूरा मसल का स्ट्रक्चर, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर। देखो ये बहुत बेसिक सी बात है और ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ना तो आपको मसल वाले टॉपिक्स में दिक्कतें नहीं होंगी। अब मैं आपको इसको एक बार समराइज करके दिखाऊं। देखो ये है हमारे पास में एक प्रोटीन का बना हुआ तार और इस तार को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ये तो सेल ऑर्गेनिल है, ये कोई सेल नहीं है। अब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे तार होंगे, बहुत सारे तार, और इन सभी तारों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेर लेगी। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वो घेर लेगी। इसका नाम है एंडोमाइसियम। ये है एंडोमाइसियम, ठीक। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मसल सेल, मसल सेल। देखो मैंने इस पूरी स्ट्रक्चर के चारों तरफ ग्रीन कलर की बाउंड्री बनाई है। अब मैं यदि ग्रीन कलर की बाउंड्री बार बार बना दूं तो आप समझ जाना कि भाई ये पूरी मसल सेल की बात है। तो अब ऐसी में बहुत सारी मसल सेल्स ले लेता हूं। ये बहुत सारी मसल सेल्स है। ये जो बहुत सारी मसल सेल्स हैं,
इन सेल्स के चारों तरफ मैं एक फिर से कनेक्टिव टिश्यू की बाउंड्री बना देता हूं। ये कनेक्टिव टिश्यू की बाउंड्री कहलाती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। और ये जो पेरीमाइसियम है, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फेसिकल। फेसिकल है ये। और जो ये फेसिकल है, अभी के अकॉर्डिंग इस फेसिकल के अंदर 4 मसल सेल्स है। ज्यादा होती है, मतलब मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फेसिकल आ गई। अब यदि मैं बहुत सारे फेसिकल्स लगा दूं, जैसे ये फेसिकल्स है, बहुत सारे फेसिकल्स, तो ये जितने भी फेसिकल्स हैं इनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दूं। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसको तो अपन बोलेंगे एपिमाइसियम। एपिमाइसियम। और इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन मसल। तो जो मसल है, इसमें अभी के अकॉर्डिंग 5 मैंने फेसिकल बनाए हैं। आप ये मत करके जाना कि भाई 5 ही होते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। 5 फेसिकल्स। तो ये होता है हमारे पास में मसल का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से मसल्स है वो प्रेजेंट रहती है। अब आप ये समझिए कि जो मसल्स है, इनको हमने स्ट्राइटेड क्यों कहा, धारीदार रेखीय क्यों कहा अपन ने, ये स्ट्राइप्ड मसल क्यों होती है, क्योंकि आप ऐसे लेयर उतारते जाओ, मसल का जो बंडल देखोगे ये वाला मसल का, तो इसको खोलते ही आपको एक फेसिकल, फिर दूसरा फेसिकल, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक फेसिकल को खोलोगे तो उसके अंदर एक मसल फाइबर, दूसरा मसल फाइबर, तीसरा मसल फाइबर, फिर एक मसल फाइबर को खोलोगे तो उसमें एक मायोफाइब्रिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। तो आपको लेयर्स 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 उतारनी पड़ती है। ये हुआ अपने पास में मसल सेल का ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद में देखो, एक और चीज समझते हैं अपन। हम एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, या आप इसे सेल भी बोल सकते हो। तो ये एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो पहले तो आप ये समझो कि जो मसल फाइबर होता है, उसकी एक खास बात है। क्या खास बात है? जब एम्ब्रियो स्टेज होती है ना, एम्ब्रियो स्टेज, तो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मसल सेल्स होती है। ये एक मसल सेल, ये 2 मसल सेल, ये 3 मसल सेल, ये 4 मसल सेल्स। यानी कि ये एम्ब्रियो स्टेज के अंदर मैनी मसल सेल्स है, बहुत सारी। ये सारी की सारी सेल्स फ्यूज हो जाती हैं आपस में, फ्यूज। तो फ्यूज होने से क्या होंगी? फ्यूज होने से ये तो एक बड़ी सी मसल सेल बन जाएगी, लेकिन इस बड़ी सी मसल सेल के अंदर सारे सेल के न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी। ये है एक लार्ज मसल सेल, लेकिन इसके अंदर मैनी न्यूक्लियस है, मैनी न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मसल सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसलिए आप यहां से याद रखना कि जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर, ये मसल फाइबर एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल है, वो प्रेजेंट होती है। तो ये एक बार जानकारी के हिसाब से है। अब अपन बात करें इसके बारे में, मसल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो,
ये एक प्रोटीन का तार है, ये दूसरा प्रोटीन का तार है, ये तीसरा प्रोटीन का तार है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोटीन्स के तार हैं मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स के चारों तरफ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो लिपटी हुई रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई इसमें से न्यूक्लियस है, ये लिक्विड है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा अपन ने कहते हैं, ये एक मसल सेल हो गई। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? पहला ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। दूसरा यह है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। ये तीसरा जो है ये है मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल को तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वो बाद में बात करते हैं। फिर उसके बाद में ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, लेकिन इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, फिर इसके बाद में तो बाकी देखो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो तो एक अलग कहानी है। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है। अब ये जो सेल है, इसमें से अपन एक मायोफाइब्रिल बाहर निकाल लेते हैं। ये मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, और अब इस मायोफाइब्रिल को आगे मैं समझाता हूं एकदम बढ़िया तरीके से। आप आराम से सुनते जाओ, समझते जाओ। मायोफाइब्रिल क्या है? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मायोफाइब्रिल है वो बहुत सारे प्रोटीन्स का बना होता है। एक्टिन प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, वो सब प्रोटीन। तो अब वो प्रोटीन्स को यूज करने का टाइम आ गया। ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैं अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन ले लेता हूं, आपको समझाने के पर्पज से ही है, बाकी कोई सा प्रोटीन कहीं से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन इस तरीके से एक जिग जैग लाइन के अंदर अरेंज हो जाता है। अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, क्या नाम है इसका? अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। ये ऐसे करके जिग जैग लाइन के अंदर अरेंज हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर ये ऐसे ही अरेंज होगा। चलो एक बार इतना बना लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इस अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन पर बहुत सारी जगहों पर एक प्रोटीन रहेगा जिसका नाम है कैप जेड। ये प्रोटीन है वो अटैच होता है। कैप जेड, नाम तो मैं बाद में लिखाऊंगा, कैप जेड। तो कैप जेड प्रोटीन ऐसे अरेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में एक टाइटिन नाम का प्रोटीन होता है। वो टाइटिन प्रोटीन है, वो स्प्रिंगी नेचर का होता है, स्प्रिंग जैसा। तो ऐसे अरेंज हो जाता है, स्प्रिंग के जैसा है, और वो अल्फा एक्टिनिन से जुड़ जाता है। और ये टाइटिन प्रोटीन है, टाइटिन प्रोटीन है,
ये स्प्रिंग नेचर का प्रोटीन है और ये इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, इतना काम। अब जो टाइटिन प्रोटीन अपन ने जोड़ा है, उस टाइटिन प्रोटीन के साथ में मायोसिन प्रोटीन जुड़ जाता है। ये मायोसिन प्रोटीन है, ये जुड़ गया, मायोसिन प्रोटीन है, ये जुड़ जाता है, ये मायोसिन प्रोटीन है, ये जुड़ जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास में। अब जो ये कैप जेड प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कैप जेड प्रोटीन्स के साथ में, कैप जेड प्रोटीन्स के साथ में एक्टिन प्रोटीन जुड़ता है। एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है। ये एक्टिन प्रोटीन होता है। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये स्ट्रक्चर एक यूनिट स्ट्रक्चर कहलाती है। ये स्ट्रक्चर जो आपको अभी दिखाई दे रही है, इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऐसी की ऐसी रिपीटेड स्ट्रक्चर होगी, सेम टू सेम इसी तरीके से रिपीट 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 करते जाओ। जैसे बस फर्क इतना सा रहेगा कि टाइटिन के अपोजिट में अब एक्टिन प्रोटीन आएगा, टाइटिन के अपोजिट में एक्टिन प्रोटीन आएगा, और एक्टिन के अपोजिट के अंदर या कैप जेड के अपोजिट के अंदर इस बार टाइटिन प्रोटीन आएगा। बाकी सेम टू सेम होने वाला वही है, जो एक साइड में है सेम टू सेम दूसरी साइड में भी रिपीट होगा, और ऐसा ही उधर भी रिपीट होगा, इधर भी रिपीट होगा। सॉरी। एक प्रोटीन और है, जो प्रोटीन बीच में एक लाइन की तरह से अरेंज रहता है ऐसे। ये प्रोटीन अब बन गया हमारे पास में जो हमें चाहिए था वो स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सारी चीजें समझा सकता हूं। देखो, सबसे पहले बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उनमें से एक प्रोटीन है जिसका नाम है मायोमाइसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन एक सीधी लाइन के रूप में अरेंज होता है। इस लाइन को कहते हैं एम लाइन। एम लाइन, एम लाइन किसकी बनी हुई है? एम लाइन बनी हुई है मायोमाइसिन प्रोटीन की, मायोमेसिन प्रोटीन, सॉरी, मायोमेसिन प्रोटीन इसकी बनी है एम लाइन। मायोमेसिन प्रोटीन का काम क्या है? मायोमेसिन प्रोटीन का काम है कि जो थिक फिलामेंट है, यानी कि मायोसिन, थिक फिलामेंट से जुड़ना, ये इसका काम है। ये चीज हो गई। दूसरी देखो, ये जो रेड कलर का प्रोटीन बनाया है, ये प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन, इस एक्टिन प्रोटीन के साथ में दूसरे कुछ और प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है ट्रोपोनिन। अब मैं ये बाद में समझाऊंगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ट्रोपोनिन के साथ में और प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, इन सबको मिला के बोलते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, पतला फिलामेंट, थिन फिलामेंट। ठीक, थिन फिलामेंट एक प्रोटीन है कैप जेड, उसकी मदद से अल्फा एक्टिनिन से जुड़ता है। कैप जेड, कैप जेड का काम क्या है? कैप जेड का काम है जेड लाइन से एक्टिन को जोड़ना। जेड लाइन से एक्टिन को जोड़ना, ये काम है इसका। देन आपको एक प्रोटीन दिखाई देगा, ये व्हाइट कलर का, जो जेड जेड जिग जैग है, इसे बोलते हैं जेड लाइन।
जेड डिस्क बोल दो, जेड लाइन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जेड लाइन अल्फा एक्टिनिन से बनती है, अल्फा एक्टिनिन, इससे बनी हुई लाइन है ये। देन एक येलो कलर का स्प्रिंग जैसा सा एक प्रोटीन बच गया, इसका नाम है टाइटिन प्रोटीन, टाइटिन प्रोटीन। और जो टाइटिन प्रोटीन होता है, ये टाइटिन प्रोटीन स्प्रिंग नेचर का होता है, स्प्रिंग जैसा होता है ये। और इसका काम क्या है देख लो आप, जेड लाइन को मायोसिन से जोड़ने का, जेड लाइन को मायोसिन से जोड़ता है, मायोसिन से जोड़ता है, जेड लाइन को मायोसिन से जोड़ता है। तो ये अपना काम हुआ एक तो इतना। अभी एक लास्ट, ये वाला जो प्रोटीन है ये है मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। और जो मायोसिन प्रोटीन है ये प्रोटीन थिक फिलामेंट कहलाता है, थिक फिलामेंट। भाई इतनी स्ट्रक्चर है वो आपको समझनी है। अभी और छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मायोसिन प्रोटीन दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का इतना लंबा है ये मायोसिन प्रोटीन। इस लेंथ को बोलते हैं ए बैंड। आप ए बैंड बोल दो, ए जोन बोल दो, एक ही बात है, ए बैंड। पर आप ये देखो कि, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस लेंथ की, ये है ए बैंड। पर आप ये देखो कि ये जो ए बैंड है या जो मायोसिन है, इस मायोसिन के साथ में यहां पे आप देखोगे तो थोड़ा सा एक्टिन है, वो भी ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप। तो आपको एक काम करना है, आप एक्टिन को छोड़ दो, केवल जो बीच में मायोसिन मायोसिन है उतने पे ध्यान दो। यदि आप यहां से लेके यहां तक पे ध्यान देते हो, इसे कहते हैं एच बैंड, एच बैंड। समझ में आई ये बात आपको? और यदि आप केवल और केवल एक्टिन पे ध्यान देते हो, मायोसिन नहीं आना चाहिए बीच में, केवल एक्टिन, तो थोड़ा सा मायोसिन वाला हिस्सा छोड़ दो, इसे बोलते हैं आई बैंड। मैं लिखवा भी दूंगा बाद में लास्ट में, तो आपको समझ में आएगा क्या है, कैसे है, क्यों है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन रिलैक्स्ड कंडीशन है, रिलैक्स्ड कंडीशन। जब मसल्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होती है। अच्छा एक और चीज, एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन जितना जो पार्ट है, यानी ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर। सार्कोमियर यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल है। सार्कोमियर क्या है? यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल की यूनिट है, एक मायोफाइब्रिल, उसके बाद मतलब सॉरी एक सार्कोमियर, उसके इधर एक और सार्कोमियर, इधर एक और सार्कोमियर, उनके भी साइड में सार्कोमियर। तो ऐसे सार्कोमियर 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 बनते जाएंगे, तो जितने भी बनेंगे वो एक मायोफाइब्रिल होगा। ये स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाओगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा, एकदम डिटेल्ड है, एकदम बढ़िया से सब कुछ है। अब समझो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे होता है? कैल्शियम आते हैं, ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहां पे होता है, क्या होता है, वो बाद की बात है। अभी क्या समझना है? अभी अपने को मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो एक बार जैसे मैं बोल रहा हूं आप वैसे समझो, आपकी जो बॉडी है पूरी, वो मायोसिन है, बीच में जितने भी मायोसिन दिख रहे हैं ना, वो मायोसिन आपकी बॉडी है। समझना मेरी बात को, ठीक है? फिर टाइटिन दिख रहे हैं ना, टाइटिन, वो आपके हाथ है, टाइटिन
अभी आपके हाथ एकदम सीधे ऐसे हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी ना, आप ऐसे कल्पना करो कि आपने दोनों तरफ कोई एक दोनों तरफ डंडे हैं, उनको पकड़ रखा है, वो जेड लाइन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी ना, तो आपकी बॉडी कहीं नहीं हिलेगी। आपके जो हाथ है, आपके जो टाइटिन है, वो टाइटिन ऐसे अंदर की तरफ आएंगे, यानी जेड लाइन को अंदर की तरफ खींचेंगे। उसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आप समझना ध्यान से। जितने भी मायोसिन है, वो मायोसिन कहीं नहीं जाने वाले, मायोसिन अपनी जगह के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। अब मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं आपको, बाकी अपन डिटेल में तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तब मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ेंगे। ये मायोसिन है, अपनी जगह पे रहेंगे, कहीं नहीं हिलेंगे। फिर क्या होगा, मायोसिन तो कहीं नहीं हिलेंगे, लेकिन जेड लाइन पास में आ जाएगी। अच्छा, जेड लाइन पास में आएगी, ले आते हैं भाई जेड लाइन को पास में। जेड लाइन पास में आने का मतलब यह हो गया कि जो टाइटिन प्रोटीन है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, वैसे टाइटिन प्रोटीन नजदीक आ गया, टाइटिन प्रोटीन नजदीक आ गया। जेड लाइन है वो थोड़ी पास में आ गई है, टाइटिन प्रोटीन नजदीक आ गया, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो एक्टिन प्रोटीन है वो भी एकदम से नजदीक आ गए दोनों साइड से। अभी कैप जेड नहीं बनाया मैंने, एक बार आप छोड़ दो उसको। ये देखो एक्टिन प्रोटीन है, वो एक्टिन प्रोटीन भी नजदीक आ गए। ये कंडीशन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्टेड। अब आप ये देखो कि कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन के अंदर क्या क्या हुआ, मैं आपको डिटेल में लिख के दे दूंगा, अभी एक बार आप समझने की कोशिश करना। ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन है। मायोसिन जितना लंबा था, अभी भी मायोसिन तो उतना ही लंबा है, तो ए बैंड तो जितना था उतना है, ए बैंड में तो कोई चेंज नहीं आया। मायोसिन के बाद में जो आई बैंड होता है, आई बैंड है वो क्या है, कहां पे है, उसकी बात अपन करेंगे। आई बैंड की लेंथ छोटी हो गई, आई बैंड, चलो मैं पहले आपको लिख के दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले ए बैंड की बात करते हैं अपन। ए बैंड, ए बैंड को कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है लेंथ ऑफ ओनली, लेंथ ऑफ ओनली एक्टिन, सिर्फ एक्टिन की लेंथ। अब ये हाफ हाफ है, जेड लाइन के आधी इधर है आधी इधर है। इस ए को अपन बोलते हैं, सॉरी एक्टिन नहीं, थिक फिलामेंट। ए बैंड है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ओनली थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट यानी ओनली मायोसिन। मायोसिन वो आई बैंड है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, हाफ हाफ वाला। ये खाली बीच वाला मायोसिन है, उसकी बात है। अब बीच वाला मायोसिन है, उसके ऊपर थोड़ा एक्टिन भी ओवरलैप में रहता है, इसलिए इसको डार्क जोन भी बोलते हैं। देख लो आप, चाहे रिलैक्स कंडीशन में देख लो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में देख लो, मायोसिन के थोड़ा सा ऊपर है वो एक्टिन भी है, इसलिए इसे डार्क जोन कहते हैं। दूसरा एच बैंड, एच बैंड को बोलते हैं हैंसन बैंड। हैंसन वैज्ञानिक का नाम होगा, उन्होंने कोई देखा होगा हैंसन बैंड। हैंसन बैंड का मतलब है और लेंथ ऑफ ओनली या फुल लेंथ
आप इसको थोड़ा करेक्शन करो, सॉरी भाई, हाँ इसको करो फुल लेंथ ऑफ ओनली थिक फिलामेंट। एच बैंड आएगा ओनली थिक फिलामेंट, वो वाला पार्ट जिसमें ओनली थिक फिलामेंट ही आता है। आप ये देखो, फुल लेंथ तो बड़ी है, पर फुल लेंथ के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी है, उसको छोड़ दो, बीच वाले पार्ट पे आ जाओ जहां सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, उसे हम एच बैंड कहते हैं। एच बैंड हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो जो एच बैंड है वो पार्ट ऑफ ए बैंड है या पार्ट ऑफ ए जोन है, फुल में से बीच वाला। देन आई बैंड। आई बैंड क्या है? आई बैंड का मतलब है आइसोट्रोपिक, हाँ आइसोट्रोपिक बैंड। इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ ओनली थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट यानी एक्टिन। इसके ऊपर नीचे और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल एक्टिन एक्टिन है तो वो आई बैंड है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पूरा एक्टिन तो मायोसिन के ऊपर खिसक जाएगा, स्लाइड हो जाएगा ऐसे, तो अब एक्टिन तो बचा ही नहीं, अकेला एक्टिन तो नहीं बचा। देन उसके बाद में आई बैंड है, उसे लाइट बैंड भी कहते हैं, लाइट बैंड। फिर आती है जेड लाइन। जेड लाइन को बोलते हैं क्राउज लाइन या क्राउज मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं डॉबीज लाइन। इसको बोलते हैं विस्चेन चैब लाइन, विस्चेन चैब लाइन। जेड साइलेंट है इसके अंदर, जिग जैग लाइन भी बोल दो आप। तो ये तो हो गई बात अपने पास कौन सा बैंड क्या है। अभी देखो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, मैं इसी में से सारी चीजें लिखूंगा, पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आप दोनों डायग्राम्स को आराम से देखो तो आपको शायद ये दोनों चीजें समझ में भी आएंगी। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जेड लाइन की बात करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जेड लाइन पास में आ जाती है, तो एक तो काम ये हो गया, जेड लाइन कम क्लोजर, जेड लाइंस कम क्लोजर, जेड लाइंस पास में आ जाती है। एक चीज, दूसरी चीज देखते हैं अपन। तो ये चीज समझ में आई आपको, जेड लाइन पास में आ गई है। दूसरा देखो, सार्कोमियर की टोटल लेंथ देखो कितनी है, जेड लाइन से जेड लाइन तक मैं बात कर रहा हूं इसकी, सार्कोमियर। अब जब जेड लाइन पास में आ गई तो सार्कोमियर भी थोड़ा छोटा हो गया, तो दूसरा काम क्या हुआ यहां पे, सार्कोमियर शॉर्टन, थोड़ा सा छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। तीसरा, ए बैंड की बात करो जरा। ए बैंड का मतलब है मायोसिन की फुल लंबाई, मायोसिन की फुल लंबाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो ए बैंड है अनचेंज्ड, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया। फिर उसके बाद में एक्टिन को देखो, एक्टिन को वैसे बात करें तो एक्टिन की लंबाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ है, यहां तक का हाथ है, अगर मैं इस हाथ को ऐसे स्लाइड करता हूं, इसकी लेंथ में थोड़ी फर्क पड़ रहा है, नीचे के ओवरलैपिंग एरिया में फर्क पड़ रहा है। अभी ऐसे है तो ओवरलैपिंग देखो इतनी सी है, अब ऐसे हो जाएगा तो ओवरलैपिंग वाला एरिया बढ़ गया, लेंथ में थोड़ी फर्क पड़ा, तो वैसे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। बट आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड का मतलब जहां ओनली आपको एक्टिन दिख रहा है, पर एक्टिन तो स्लाइड हो गया, तो अब उसके नीचे मायोसिन भी दिखेगा, तो ये शॉर्टन हो जाता है, शॉर्टन। फिर उसके बाद में
एच बच गया अपना, तो एच का मतलब केवल मायोसिन, लेकिन अब तो मायोसिन दिख नहीं रहा क्योंकि एक्टिन आ गया एकदम पास पास में, तो ये डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये शॉर्टन हो जाता है, डिसअपीयर और शॉर्टन। तो इस प्रकार से कुछ अपना सीन बनता है। ये हुआ अपने पास में पूरा का पूरा काम रिगार्डिंग दिस सार्कोमियर। एक चीज नोट डाउन करके आपको लिखनी है, क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कुछ भी हो रही है, खाली ओवरलैपिंग की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, बाकी इंडिविजुअल किसी भी प्रोटीन की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान लो स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग ऐसे मुड़ी हुई है तो छोटी है, स्प्रिंग को खींच दोगे तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, पर क्या स्प्रिंग के अंदर जो तार है या वायर है उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ी? वो तो उतना ही है, अरेंज होने का तरीका ही तो चेंज हुआ है ना खाली। इसलिए आप एक चीज याद रखना कि इंडिविजुअल प्रोटीन की लेंथ चेंज नहीं होती, इंडिविजुअल प्रोटीन की लेंथ चेंज नहीं होती। इंडिविजुअल प्रोटीन है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये अपने पास में सारी की सारी बातें हैं रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स कैसे काम करती है, क्या करती है। अब अपन आ जाते हैं अपने वापस से टॉपिक के ऊपर, दूसरे टाइप की मसल, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी मसल है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। स्मूथ मसल है वो कैसे काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो स्मूथ मसल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर जो मसल फाइबर होता है उस मसल फाइबर के दोनों किनारे ऐसे नुकीले होते हैं इस प्रकार से। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि मसल फाइबर यानी मसल सेल के दोनों किनारे टेपरिंग नुकीले होते हैं, ठीक है, या इसे कहते हैं फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म। तो ये टेपरिंग एंड है, टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड एक चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि इनमें स्ट्राइटेशन नहीं होता, यानी धारियां नहीं बनती। यहां तो देखो सार्कोमियर है, उसकी वजह से कितनी धारियां बन रही है ऐसे सार्कोमियर के अंदर, ये प्रोटीन से लाइंस ही लाइंस ही लाइंस, धारियां यहां पे नहीं बनती, स्ट्राइटेशन एब्सेंट होता है। डू नॉट शो स्ट्राइटेशन, धारियां यहां पे नहीं बनेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, एक मसल के साथ में दूसरी मसल, मतलब सेल दूसरी सेल के साथ में तीसरी सेल, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती है, इनके बीच में पाए जाते हैं सेल जंक्शंस। मैंने बोला था ना एपिथेलियम के अंदर कि अपन सेल जंक्शन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत सारे सेल जंक्शंस, सेल जंक्शंस
जैसे कि टाइट जंक्शन, जैसे कि गैप जंक्शन, एटसेट्रा, एडहेरेंस, हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम। सेल जंक्शन इन मसल फाइबर को होल्ड करके रखते हैं, मसल फाइबर्स को होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं। तो मसल फाइबर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? जंक्शंस की वजह से जुड़े हैं, यहां पे जंक्शंस प्रेजेंट है। एक और चीज, अब बन गया ये बंडल, बहुत सारे मसल सेल हो गए तो ये बंडल जैसा बन गया। ये बंडल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है, वो इनको घेर लेता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल फाइबर के बंडल को कनेक्टिव टिश्यू घेरता है ताकि आराम से पैक रहे यहां पे। देन कहां कहां पे पाए जाते हैं ये मसल? स्मूथ मसल सेल है, वो कहां पे पाई जाती है स्मूथ मसल्स? ये पाई जाती है वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है उनकी जो दीवारें होती हैं वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। जैसे ब्लड वेसल्स, जैसे स्टमक, जैसे कि इंटेस्टाइन, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट, एटसेट्रा। तो यहां पर ये पाई जाती है। ये इनवॉल्यूंटरी होती है, वो मैंने आपको बता दिया, और हम अपनी मर्जी से इनको मूव नहीं करा सकते। बस इतना सा आपको स्मूथ मसल में याद रखना है। देन इसके बाद में तीसरे टाइप की जो मसल है दैट इज नोन एज कार्डियाक मसल। कार्डियाक मसल्स, कार्डियाक मसल सीधी सीधी सी बात हार्ट मसल को बोलते हैं। और ये जो हार्ट मसल की सेल्स होती हैं ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं और पाई जाती हैं केवल और केवल हार्ट के अंदर। स्ट्राइटेड होती है, धारियां इनमें भी पाई जाती है, पर ये स्केलेटल मसल की तरह नहीं होती है। तो पहली बात, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील, संकुचनशील टिश्यू है। संकुचित होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ओनली हार्ट में पाए जाते हैं, ओनली हार्ट में प्रेजेंट, केवल और केवल हार्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में हार्ट में पाए जाएंगे। अच्छा, इनमें जो सेल्स होती हैं वो भी जंक्शंस की वजह से होल्ड होती है। यहां पर भी जो मसल सेल्स है या मसल फाइबर्स हैं जंक्शंस से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। स्पेशली गैप जंक्शन यहां पे ज्यादा होते हैं। गैप जंक्शंस नाम के जंक्शंस है वो यहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में इसके बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें सेल्फ एक्साइटेड होता है। ये सेल्फ एक्साइटेड,
अपने आप ये संकुचित होता है, अपने आप ये काम करता है। और बस ठीक है, अगर इस में हम पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के हिसाब से बात करें तो सोडियम आयंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोडियम आयंस आर इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया एक बार के लिए। अब मैं थोड़ा बहुत और देख लेता हूं, कुछ काम की चीजें बताने लायक वगैरह है तो अपन उसके हिसाब से और लिख लेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं यहाँ पे क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया मोर। फिर उसके बाद में इनवॉल्यूंटरी नेचर का होता है, वो तो मैंने बता ही दिया। जिग-जैग जंक्शंस होते हैं यहां पर, जिग जैग जंक्शंस, इनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। तो आपको ये करना है इतना सा काम। सेल्स जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है बस। तो आप इतना याद करो अच्छे से। ये मसल टिश्यू के बारे में है, अपन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। तो पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हैं उनको उन्हीं के हिसाब से तैयार करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच आज के लिए, कल मिलते हैं।